Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study narrative writing. अच्छा, narrative writing basically आपकी story writing है जो इस दफ़ा first time आपके syllabus में include की गई है. अगर आप लोगों ने जो sample paper आपके पास model paper आया हुआ है उसको देखा हो तो उसमें 6 marks की आपके पास story writing का एक question आया हुआ है, right? अच्छा, तो उसको आपने attempt कैसे करना है, story writing होती क्या है, ये सब कुछ आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी. Basically जो narrative writing है ना, इसको हम story writing भी लिख सकते हैं. अब इसमें जो आपके पास क्वेश्चन आएगा ना वो 3 तरह का हो सकता है. उसमें आपको हो सकता है कि वो कह दे आपको एक टॉपिक दे दे, इस पे आपने स्टोरी लिखनी है. ठीक है, स्टोरी आपको टॉपिक पे भी दी जा सकती है, इसके अलावा किसी मोरल पे भी दी जा सकती है और इसके अलावा एक प्रॉम्प्ट पे भी दी जा सकती है. ठीक है, तो हम अगर मोरल, आपको मोरल्स आपने पढ़े होंगे ना, जैसे लाइक यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये कुछ भी इस तरीके का मोरल हो सकता है. ठीक है, तो आपको एक मोरल पे भी स्टोरी मिल सकती है, आपको टॉपिक पे भी मिल सकती है और एक प्रॉम्प्ट पे भी मिल सकती है. प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा और आपने उस सेंटेंस से स्टोरी स्टार्ट करनी है. ठीक है, एक लाइन लिखी हुई है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट लाइन. अच्छा, अब जो स्टोरी लिखने का तरीका है ना, जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्टोरी होती है, वो मैं आपको पहले सिखाती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ हैक्स बताती हूँ जिससे आप अपनी स्टोरी को बहुत ईजीली बगैर इन चीज़ों को यूज़ किए हुए भी स्टोरी अच्छे से लिख सकते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं कि स्टोरी लिखी कैसे जाती है. तो जो भी आपकी नैरेटिव राइटिंग है ना, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि फॉलो करना ज़रूरी है. ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक सेटिंग होना ज़रूरी है. सेटिंग का मतलब ये है कि किस जगह पर वो स्टोरी टेक प्लेस करेगी, वो किस जगह पे वो स्टोरी होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी इज हैपनिंग इन दिस क्लासरूम राइट नाउ. तो आप ये जो क्लासरूम है, जो सराउंडिंग है, ये उसकी सेटिंग होगी. तो सेटिंग का मतलब होता है कि टाइम एंड प्लेस. अब टाइम का मतलब खाली ये नहीं है कि सुबह का टाइम है या रात का टाइम है, ये सीजन भी इसके अंदर आ जाता है. इसके अलावा ये भी आ जाता है कि वो के पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 थी या फिर उसके बाद उससे आगे पीछे कोई ऐसा बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वो टाइम कौन सा टाइम था. ठीक है, ये कोई नया लॉ पास हुआ है तो उसके बाद का टाइम है, या कुछ इस तरीके से कोई भी इस तरह की एक सिचुएशन आप बना सकते हैं. कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, कौन सा सीजन है, सुबह है शाम है, वो सब कुछ भी इसके अंदर आ जाता है. प्लेस में कौन सी प्लेस है, लाइक ये क्लासरूम है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है, कौन सा इलाका है, इसमें सारी चीज़ें आपकी ये आ जाती हैं. और ये किस तरीके से लिखते हैं ये भी मैं आपको भी समझाऊंगी. फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कैरेक्टर्स. अब कैरेक्टर्स जो आपने डेवलप करने होते हैं ना, इसमें आपके पास डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स होते हैं. पहले तो आपके पास 2 हम मेजर कैटेगरीज में कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं ना, जो मेन एक कैरेक्टर्स होते हैं. एक आपका हीरो होता है, एक विलन होता है. हीरो को हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट और विलन को हम कहते हैं एंटेगनिस्ट. ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं भी पता ना अगर, तो कोई मसला नहीं है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगी. ठीक है, ये जो प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट है ना, हीरो और विलन, बेसिकली ये आपके मेन कैरेक्टर्स हैं. इसके अलावा आपके पास साइड कैरेक्टर्स भी होते हैं. साइड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? साइड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो आपको स्टोरी के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए या कोई भी जो हीरो के फ्रेंड्स हो गए या हीरो के विलन के फ्रेंड्स हो गए या कोई भी और रैंडम लोग आपकी स्टोरी के अंदर. फिर आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका प्लॉट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज बेसिकली समथिंग जो सीरीज ऑफ इवेंट है. ठीक है, अब जो सीरीज ऑफ इवेंट है ना, तो ये क्योंकि सीरीज ऑफ इवेंट है तो इसके अंदर 5 चीजें आती हैं. अब ये 5 चीजें क्या है? सबसे पहले एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन क्या होती है? एक्सपोजिशन का मतलब ये है कि आपका स्टार्ट, जहां से स्टोरी स्टार्ट होगी, जो आपको बैकग्राउंड बताएगी, जिसमें आपकी सेटिंग भी आ जाएगी, जिसमें कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा. ठीक है, कि स्टोरी स्टार्ट हो गई. फिर आपके पास आती है सेकेंड चीज जो होती है राइजिंग एक्शन. राइजिंग एक्शन का मतलब है कि आपकी स्टोरी के अंदर ना एक प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व होना है. तो जिस पॉइंट पे आके आपकी वो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वो आपका राइजिंग एक्शन होगा. ठीक है, और फिर आता है आपका क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स का मतलब है कि अब प्रॉब्लम पीक पे पहुंच गई है. अब प्रॉब्लम जो है वो हीरो और विलन, ये जो भी लड़ाई है ये सिचुएशन के साथ है हीरो की, वो अब पता नहीं कि या स्टोरी सिर्फ जाएगी या स्टोरी सिर्फ जाएगी, या तो हीरो जीत जाएगा या हीरो मर जाएगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो मूवीज़ में हो रहा होता है या स्टोरीज में हो रहा होता है, जैसे आप लोग मूवीज़ देखते हैं उसमें इंटरवल आता है या इंटरमिशन आता है, तो बेसिकली दैट इज़ योर क्लाइमैक्स पार्ट. फिर आते हैं हम फॉलोइंग एक्शन की तरफ.
फॉलोइंग एक्शन कोई ऐसा एक्शन होता है जिसके अंदर आपकी जो स्टोरी है वो रिजॉल्व होने की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो जब भी आपकी स्टोरी रिजॉल्व होने, कोई एक ऐसा एक्शन होगा, जिस तरीके से एक ऐसा एक्शन था जो कि प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहा था, प्रॉब्लम को इनिशिएट कर रहा था, उसी तरह एक ऐसा एक्शन होगा जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की तरफ लेके जाएगा, जिससे पता चलेगा कि अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। तो वो क्या होगा? वो फॉलोइंग एक्शन होगा, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास आती है रेजोल्यूशन, जहां पे स्टोरी आपकी रिजॉल्व हो जाती है, जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया। तो हमने एक चीज तो सीखी कि स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स के साथ एक प्रॉब्लम होना जरूरी है, कि एक प्रॉब्लम होगी जो एंड पे रिजॉल्व होगी। प्रॉब्लम के बगैर आप स्टोरी नहीं लिख सकते। आपकी स्टोरी के अंदर जब तक, जैसे आपको याद होगा थर्स्टी क्रो बचपन में पढ़ी थी, तो थर्स्टी क्रो में क्या था? एक क्रो था, ठीक है। अब उसका जो, हम अगर एक्सपोजिशन की बात करें ना, क्रो का इंट्रोडक्शन और वो जो गार्डन था, जिस गार्डन में द क्रो वाज फ्लाइंग हियर एंड देयर, राइट, तो दैट वाज द एक्सपोजिशन पार्ट, जहाँ पे हमें कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो गया, उसकी सेटिंग भी इंट्रोड्यूस होगी कि हॉट समर वेदर था और दोपहर का टाइम था और सब कुछ, राइट। उसके बाद आता है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन हमारी प्रॉब्लम की इनिशिएट होने वाली स्टेज आती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इनिशिएट कब हुई थी? जब उसको प्यास लग गई। द क्रो वाज थर्स्टी बट देयर वाज नो वाटर, ठीक है। तो ये राइजिंग एक्शन है, ये प्रॉब्लम इनिशिएट हो गई। क्लाइमेक्स क्या आया? अब उसने हर जगह ढूंढा, उसको पानी कहीं से नहीं मिला, ठीक है। तो अब पानी की एब्सेंस है, अब वो या तो प्यास से मर जाएगा या उसको पानी मिलेगा। दैट वाज द क्लाइमेक्स पार्ट। फॉलोइंग एक्शन, अब उसको वो पानी नजर आ गया, लेकिन उसके अंदर पानी जो था वो बहुत कम था, वो नहीं पी पाता था, नहीं पी सकता था। तो वो क्या था? वो फॉलोइंग एक्शन था। अब पानी, होप नजर आई है, दैट होप इज योर फॉलोइंग एक्शन। रेजोल्यूशन क्या है? उसने वो कंकर उसके अंदर डाले, पानी ऊपर आ गया, उसने पिया और वो उड़ गया। दैट इज द रेजोल्यूशन। स्टोरी रिजॉल्व हो गई, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो जिस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो के, जो उसका जो रेजोल्यूशन है, जो रिजॉल्व हो रही है, वो पॉजिटिव ही हो। उसका एक एंड होना ज़रूरी है, चाहे वो नेगेटिव एंड है, वो पॉजिटिव एंड है, वो जस्टिफाई आपने करना है उसको। उसका एक मोरल ज़रूर होना चाहिए, एक लेसन ज़रूर होना चाहिए उस स्टोरी के पीछे। अच्छा, आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है। तो बेसिकली ये जो आपका प्लॉट है ना, ये इस तरीके से मूव करता है। ये आपकी एक्सपोजिशन वाली जगह थी, ये आपका राइजिंग एक्शन था, ये आपका क्लाइमेक्स था, ये आपका फॉलिंग एक्शन था, और ये आपकी रेजोल्यूशन थी। तो इस तरीके से स्टोरी जाती है, और स्टोरी की लेंथ भी इसी तरह होनी चाहिए। अब क्योंकि आपके पास जो स्टोरी आ रही है वो 6 मार्क्स की आ रही है, राइट, तो आप लोग लिखेंगे 150 वर्ड्स, जिसका मतलब ये है कि आप बनाएंगे 3 पैराग्राफ्स इन योर स्टोरी। एक पैराग्राफ के अंदर आप स्टोरी नहीं लिख कर आएंगे, ठीक है। 3 पैराग्राफ्स आप बनाएंगे स्टोरी के, और हर पैराग्राफ की लेंथ कितनी होगी? 50 वर्ड्स ईच। 50 वर्ड्स ईच पैराग्राफ। यहां तक आपको आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब आपने स्टोरी को किस तरीके से, अब हो सकता है कि आप एक्सपोजिशन और राइजिंग एक्शन को एक पैराग्राफ बना लें, क्लाइमेक्स को आप सेकेंड पैराग्राफ करें, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन को आप थर्ड पैराग्राफ बना लें। आपकी मर्जी है आपको इसको किस तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है जिस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 3 पैराग्राफ के अंदर। लेकिन पैराग्राफिंग बहुत ज़रूरी है, और पैराग्राफ किसी पॉइंट पे एंड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको लगे कि 50 वर्ड्स पूरे हो गए, तो नहीं। उन 50 वर्ड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपने एक्सपोजिशन और राइजिंग एक्शन को इकट्ठे लिखना है इस पैराग्राफ के अंदर। क्लाइमैक्स पूरा का पूरा आपने सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है, फिर फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन आपने थर्ड पैराग्राफ में लिखनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे डिवीजन करनी है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से डिवीजन करनी है। अब आती है वापस बात आते हैं कैरेक्टर्स पे। कोशिश करें कि आपके पास एक के मैक्सिमम 2 कैरेक्टर्स हों आपकी स्टोरी के अंदर, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है, 150 वर्ड्स की है। आप कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत एलेबोरेट नहीं करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी अपीयरेंस, इसको आप डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और वर्ड लिमिट बहुत कम है, हमने इसको फॉलो करना है, ठीक है। बाकी उसी तरह सेटिंग भी आप बहुत लंबी नहीं लिखेंगे, आप बहुत छोटी सी सेटिंग लिखेंगे। तो अब हम आते हैं अपनी एक्चुअल चीज़ के ऊपर जो मैंने आपको समझानी थी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब देखिए हमारे पास कोई भी टाइटल आपके पास शॉर्ट कैची टाइटल तो आपके पास ऑलरेडी रिटन होगा, तो ये आप लोगों को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टाइटल आप देखेंगे, आपने स्टोरी का टाइटल देख के अपने दिमाग में एक थीम बना के फिर आपने बात करनी है, ठीक है। अ डे आई विल नेवर फॉरगेट, अगर आपके पास एक इस तरीके से टाइटल आ जाता है तो तब आप क्या करेंगे?
ओरिएंटेशन, एक्सपोजिशन, इंट्रोडक्शन, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें आपने सेटिंग, टाइम और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना है। अब आप कितने छोटे वर्ड्स के अंदर आप इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लास्ट समर आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर्स विलेज, इट वॉज अ कोल्ड मिस्टी मॉर्निंग। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपने इसमें क्या किया, आपने सेटिंग भी बता दी, टाइम भी बता दिया, कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर, आप खुद एक कैरेक्टर हैं, आपने वो भी बता दिया, और आपने एक और माई ग्रैंड मदर्स विलेज, ये भी आपकी सेटिंग का पार्ट बन गई, प्लेस की बात हो गई, और आपने उसका एटमॉस्फेयर वगैरह भी बता दिया। तो आपने सेटिंग और कैरेक्टर्स और एक सिचुएशन वहाँ पर लिख दी अपने स्टोरी के स्टार्ट में। और स्टोरी का स्टार्ट बहुत अच्छा है ये, लास्ट समर आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर। ठीक है, फिर कोई भी इस तरह का आप कर सकती हैं, आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर आते हैं प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन। जब आपने प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करानी है, जो कि आपका राइजिंग एक्शन होता है, ठीक है, तब आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंज। आपने वो चैलेंज इंट्रोड्यूस कराना है। सडनली आई रियलाइज्ड आई वाज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, आई ड्रॉप्ड माई बैग एंड एवरीथिंग स्कैटर्ड। अब क्या है, अब आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी दुनिया की जंग लगा के आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, या कोई ऐसा मसला हो रहा होगा ज़िंदगी मौत का, आप कोई छोटी सी चीज़ को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी क्लासरूम के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरह इसने क्या कहा, इसने कहा कि सडनली आई रियलाइज्ड आई वाज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, आई ड्रॉप्ड माई बैग एंड एवरीथिंग स्कैटर्ड। हर चीज़ जो है ना वो गिर गई उसके बैग से निकल के। फिर क्या है, अब आपका जो राइजिंग एक्शन, उसी के बारे में आगे बात हो रही है। आई कॉल्ड आउट फॉर हेल्प बट नो वन आंसर्ड, The river sparkled in the sunlight, but I couldn't cross it. अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि क्या हुआ कि मैंने कॉल की किसी को, लेकिन क्या था, कोई भी उसको आंसर नहीं कर सका, एंड द पर्सन वाज हेल्पलेस, राइट। फिर कहते हैं क्लाइमैक्स पार्ट। क्लाइमैक्स पार्ट में क्या होगा, जस्ट व्हेन आई फेल्ट होपलेस अ फ्रेंडली डॉग गाइडेड मी बैक टू द पाथ। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक फ्रेंडली डॉग आया और उसने उसको रास्ता दिखा दिया। ठीक है, फिर रेजोल्यूशन एंडिंग कैसे होगी, आई सेफली रिटर्न्ड एंड लर्न टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और मैंने क्या सीखा कि मैं नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगी। सही है। अब मोरल और इसके अंदर लेसन क्या है, बीइंग काम एंड अलर्ट कैन सेव यू इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, अब आपको क्या करता है, अगर आप अलर्ट है, आप काम है किसी सिचुएशन के अंदर, तो आप उसमें बच सकते हैं, आप उसको डील कर सकते हैं। तो देखिए, अब छोटा सा एक ये चीज़ें हैं, आप इस पर 150 वर्ड्स ईजिली लिख सकते हैं। आपके पास मैंने सारे आपको डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। राइजिंग एक्शन भी है, सेटिंग भी है, राइजिंग एक्शन भी है, क्लाइमैक्स भी है, फॉलिंग एक्शन भी है, रेजोल्यूशन भी है। तो आई थिंक आप लोग इस पर लिख सकते हैं स्टोरी। अच्छा, अब क्या है, आपने एक चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, और वो क्या है कि जो आप लैंग्वेज उसमें यूज़ करेंगे, जो आपने टेंसेस यूज़ करने हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखना है। ठीक है, हमने बहुत सारे नॉवेल्स भी ऐसे पढ़े हैं, हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसको प्रेजेंट टेंस में भी लिखा जाता है, लेकिन एट दिस स्टेज जब आप लोग पहली दफ़ा खुद से बनाकर एक स्टोरी लिखने वाले हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि 9th क्लास में आपके सिलेबस में ये नहीं था, या 8th क्लास में आप लोग लिखते थे स्टोरी, और मुझे पता है कि बहुत एक शॉर्ट स्टोरी थी इन फॉर्म ऑफ 1 पैराग्राफ, आई हैव सीन दोज थिंग्स, बट आप लोग प्रॉपर स्टोरी पहली दफ़ा लिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने पास्ट टेंस के अंदर ही स्टोरी लिखनी है। ठीक है, कि पास्ट में एक चीज़ हुई है, आप उसको नरेट कर रहे हैं। ओके, पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। अब एक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को ख्याल रखिएगा कि आप इसके अंदर आई और ही, शी या कोई नेम इस्तेमाल करके स्टोरी लिख सकते हैं। तो आपने या तो फर्स्ट पर्सन में स्टोरी लिखनी है या थर्ड पर्सन में स्टोरी लिखनी है। यू वाला वर्ड तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते ना स्टोरी में, अनटिल और अनलेस आप लोग वो अंदर डायलॉग्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, डायलॉग आ गया। फिर यूज़ कोट्स टू मेक स्टोरी लाइवली। अब आपने कोट्स ऐड करने हैं, आप क्योंकि अब आपके पास 150 वर्ड्स हैं, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप लोग कोट्स ऐड करें, लेकिन आप कहीं भी जैसे उस स्टोरी के अंदर आप कह सकते थे, शी सेड टू हर सेल्फ डोंट वरी यू कैन हैंडल दिस। ठीक है, अब अपने आप को भी एक अपने आप से बात करी थी वो, तो इस तरीके से आप एक आध उसके अंदर कन्वर्सेशन या एक आध इसके अंदर आप इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, डायलॉग डाल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, अब डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ब्राइट, डार्क, कलरफुल, या कोई भी आप जिस तरह के मैंने वर्ड्स यूज़ किए हुए थे, मिस्टी, और भी बहुत सारे वर्ड्स थे। ठीक है, तो आप इस तरह के वर्ड्स अंदर ज़रूर यूज़ करें जो कि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करे उस जगह का, कि वो किस जगह पे एक जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो किस जगह पर हो रहा है। अच्छा, आप साउंड्स ऐड करें, स्मेल, फीलिंग्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, ये सारी इमेजरी के अंदर ही चीज़ें आती हैं ना। ठीक है, रस्लिंग, विस्परिंग, थंडर, उसके बाद इसी तरह स्मेल का है और फीलिंग्स का है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांजिशन वर्ड्स। अब आप इसके अंदर जो ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करेंगे वो आप कैसे यूज़ करेंगे, अब आप इसके अंदर वो मोर ओवर, सिमिलर, इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज यू आर राइटिंग अ स्टोरी।
ठीक है, आप स्टोरी बता रहे हैं, तो ये इतना कोई फॉर्मल चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर आप उस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करें जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमने यूज़ की थी। इसके अंदर जो ट्रांजिशन वर्ड्स होंगे वो थोड़े से डिफरेंट है। अब इसमें फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली, आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर सडन इवेंट्स के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? सडनली, जस्ट देन, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब कंट्रास्ट हो, हाउ एवर आप यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इतना ना यूज़ करें। बट ऑन द अदर हैंड, ठीक है, कंक्लूजन या मोरल के लिए, इन द एंड दिस टॉट मी फाइनली फ्रॉम दैट डे ऑन, ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो आपने उससे सीखी आप उसको आखिरी लाइन के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो स्टार्ट करना है वो कैसे स्टार्ट करना है, जो हुक्स होंगी, जिसको जो आप बिगनिंग लाइंस कह सकते हैं, वो कैसे होंगी? तो देखिए, इट वॉज द स्केरियस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अगर आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, आई नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस कुड हैपन, ठीक है। इसके अलावा, ऑन अ सनी मॉर्निंग एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट बट सडनली, कुछ भी आप आगे उसको आगे लेके जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर स्टोरी, ठीक है। अब अगर आपके पास एक प्रॉम्प्ट आ रहा है जिसमें उन्होंने आपको कहा है, एक लाइन दी हुई है कि आपने यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करनी है, तो आपके पास तो ऑलरेडी एक स्टार्टिंग लाइन है। लेकिन इन केस यू डोंट हैव अ स्टार्टिंग लाइन एंड यू आर राइटिंग अ स्टोरी ऑन अ टॉपिक, तो उस सिचुएशन में आपके पास ये बहुत अच्छे 3 सेंटेंसेज हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नोट डाउन, ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर अच्छा, अब अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं स्टोरी के अंदर, तो सबसे पहले 3-4 मिनट लें, प्रॉपर एक स्टोरी स्ट्रक्चर कर लें अपने दिमाग के अंदर, या पेपर के ऊपर भी आप एक मैप बना सकते हैं जिसमें आपकी ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम और इवेंट्स, क्लाइमैक्स, एंडिंग, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। आप अपना पूरा प्लॉट उसके अंदर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके बाद पैराग्राफ्स बनाएं, ठीक है, उसके अंदर ओरिएंटेशन का पैराग्राफ, प्रॉब्लम का, और उसी तरह आपकी उसकी रेजोल्यूशन का। मैंने आपको 3 पैराग्राफ्स का बताया क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट थोड़ी कम है। अच्छा, शो, डू नॉट जस्ट टेल, आपने बताना नहीं है, आपने दिखाना है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेलिंग एंड शोइंग। अच्छा, डिस्क्राइब एक्शंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपने एक्शंस को, थॉट्स को, हर चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है, डायलॉग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलवेज इंक्लूड अ मोरल और लेसन इफ पॉसिबल, कोशिश करें कि आप अपनी स्टोरी के अंदर एक लेसन, एक मोरल ज़रूर ऐड करें, उसके अंदर कोई मैसेज होना ज़रूरी है, कोई बेतुकी स्टोरी ना हो। और मैंने गर्ल्स की क्लास में तो ये कम देखा है, लेकिन बॉयज़ की क्लास में मैं जब भी उनको स्टोरी लिखने के लिए दूँ, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ आइदर दे राइट अबाउट फुटबॉल, और दे राइट अबाउट वर्ल्ड वॉर, और दे राइट मर्डर स्टोरीज। बच्चों, आप लोगों ने एग्जाम के अंदर कोई मर्डर स्टोरी नहीं लिख कर आनी, कोई आप लोगों ने किडनैपिंग की, कोई इस तरह की स्टोरीज नहीं लिख कर आनी, कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं होनी चाहिए जिसका बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो, ठीक है। देयर शुड बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ योर स्टोरी एंड देयर शुड बी अ मोरल बिहाइंड द स्टोरी। तो प्लीज़ अपनी स्टोरीज को इस तरीके से देखिएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा आपने और क्या करना है, बस यही चीज़ें हैं जिनको आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि स्टोरी कैसे लिखते हैं और आप लोग अपने एग्जाम में स्टोरी कैसे लिख सकते हैं। अब एक छोटा सा टेस्ट है, राइट अ स्टोरी वेयर यू गॉट स्टक इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब ये वही सेम स्टोरी है जो मैंने अभी आप लोगों को नीचे पिछले उसके अंदर बताई थी, जिसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, जिसकी सारे जो डिफरेंट पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस ऑलरेडी किए हैं। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू क्रिएट अ स्टोरी ऑन दिस। अगर आपने उस टाइम पे नहीं नोट किया था तो अभी आपके सामने हर एक चीज़ लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं। मैं यहाँ से करती हूँ, ठीक है, टॉपिक जहाँ पे दोबारा लिखा हुआ होगा, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, राइट अ स्टोरी where you got stuck in a difficult situation, ठीक है, आप एक प्रॉब्लम में स्टक हो गए हैं तो आप उसको आपने उस पर स्टोरी लिखनी है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इन सबको इकट्ठा करके क्या आप एक स्टोरी बना सकते हैं? यस, ये पूरी स्क्रीन है, आई होप आप लोग इसको देख सकते होंगे। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो अब आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोगों ने इससे 150 वर्ड्स की जो स्टोरी है वो लिखनी है, और ये स्टोरी आप लोग मुझे टाइप करेंगे इन द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब वीडियो, ठीक है। और मैं वहाँ पे आप लोगों को चेक करके बताऊंगी कि आप लोगों की स्टोरी ठीक है या नहीं। अगर कोई बच्चा अभी इस टाइम पे लिख के भेज सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल वैसे, लेकिन अगर कोई बच्चा लिख के भेज सकता है तो ज़रूर भेजें, लेकिन आई नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने 150 वर्ड्स की 3 पैराग्राफ्स की स्टोरी लिखनी है, और ख़ुद से लिखनी है, AI से हेल्प नहीं लेनी, ठीक है। आप इससे एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करें और उसके बाद आप लोग मुझे वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगा। आई विल चेक द स्टोरी, आई विल डू द करेक्शंस एंड आई विल सेंड इट टू यू, ओके।
बाकी आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, आपने सीखा होगा कि आप लोग हम स्टोरी कैसे लिखते हैं और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, एक और बात मैंने आप लोगों को बतानी थी कि हमारी जो पिछली क्लास जो मिस हुई थी अबाउट द पोइट्री, वो आप लोगों की मदर नेचर, तो दैट वुड बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब वीडियो, आप उसको वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।